India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका। अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार। केजरीवाल की याचिका पर 2 हफ्ते में ईडी को करना होगा जवाब दाखिल। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर अंतरिम रोक। बॉम्बे हाई कोर्ट में 15 अप्रैल को है सुनवाई। कोर्ट ने कहा, आईटी नियमों की वैधता को चुनौती में गंभीर संवैधानिक प्रश्न और अभिव्यक्ति की आजादी भी है शामिल। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार। कहा, चुनाव नजदीक, नए कानून पर रोक लगाई तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। कहा, हलफनामा दायर कर कहा, हमें है खेद। कंपनी ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसे विज्ञापन भविष्य में ना हो जारी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने आईटी संशोधन नियम के तहत ही तथ्य जांच इकाइयों या फैक्ट चेक यूनिट के गठन की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में नए आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इसमें मुख्य तौर पर बोलने की आजादी का मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई का 15 अप्रैल को हुआ है और ऐसे में एफसीयू पर अंतरिम रोक लगाई जा रही है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार से संबंधित सभी फर्जी खबरों या गलत सूचनाओं से निपटने या सचेत करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। ये अधिसूचना बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को इकाई के अधिसूचना जारी करने से रोकने के इनकार करने के कुछ दिन बाद आई है। याचिका स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आईटी रूल्स के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। फैक्ट चेक यूनिट को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। केंद्र द्वारा फेक न्यूज की चुनौती से निपटने के लिए फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित करने के एक दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में नए आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ऐसे में मुख्य तौर पर बोलने की आजादी का मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई 15 अप्रैल को है। ऐसे में आईसीयू पर अंतरिम रोक लगाई जा रही है। अदालत ने कहा कि हम इस केस में मेरिट पर कुछ नहीं कहना चाहते, इस पर फैसला हाई कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक नियमों पर रोक रहेगी। ये फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिया है। केंद्र सरकार के नए आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहा है। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा पारित 2023 के सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम के तहत फैक्ट चेक यूनिट या एफसीयू बनाने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया पर फर्जी कंटेंट की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित की थी। केंद्र के द्वारा आईटी नियम के संशोधन के मुताबिक केंद्र सरकार से जुड़ी ऐसी जानकारी
जिससे एफसीयू फर्जी पाएगा उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हटाना होगा, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। याचिका में कहा गया है कि एफसीयू सोशल मीडिया कंपनियों को केंद्र सरकार के बारे में ऑनलाइन सामग्री की सेंसरशिप लागू करने के लिए मजबूर करेगा। 30 जनवरी 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजों ने 2 अलग अलग राय दी, जिसमें एक जज ने नियमों को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जबकि दूसरे जज ने नियमों को रद्द नहीं किया। बॉम्बे हाई कोर्ट डबल बेंच के द्वारा इस संशोधन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि इस मामले में नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े बड़े संवैधानिक सवाल शामिल हैं, जिस पर विचार जरूरी है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर हाई कोर्ट के तीसरे जज इस पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पेंडिंग है। जजों की बेंच ने कहा कि हमारा विचार है कि ये पहली नजर में नियमों को लागू करने पर रोक लगाने का मामला बनता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 मार्च को इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से विस्तार से समझते हैं कि आईटी रूल्स के तहत फैक्ट चेक यूनिट क्या है और इसका क्या काम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट को डेजिग्नेटेड बॉडी घोषित कर दिया है, सोशल मीडिया पर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ फेक इंफॉर्मेशन को रेड फ्लैग करने के लिए। और आईटी रूल्स 2021 के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी लीगल लायबिलिटी प्रोटेक्शन भी लूज कर सकते हैं अगर वो इस नोटिफाइड मिस इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रखें। फैक्ट चेक यूनिट के बारे में भी समझ लेते हैं। फैक्ट चेक यूनिट का प्रावधान 2023 में आईटी रूल्स ऑफ 2021 में संशोधन कर लाया गया। इस 2023 के संशोधन के माध्यम से सरकार को ये निर्धारित करने की शक्ति दी गई है कि कोई भी सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जो इंटरनेट सोशल मीडिया पर मौजूद है वो सही है या गलत। यहाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A को भी मेंशन करना चाहूंगी, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पर सरकार के किसी काम को क्रिटिसाइज किया हो जो PIB को पसंद नहीं आया, तो बड़े ही आसानी से आपके इस पोस्ट को रेड फ्लैग किया जा सकता है। इससे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आहत हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। और इस तरह कोर्ट ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को बरकरार रखा है। हाल ही में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। याचिका खारिज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2 घंटे में 200 लोगों की स्क्रीनिंग कैसे हो गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने SG से पूछा कि क्या नेता प्रतिपक्ष को समय नहीं देना चाहिए था? 200 नामों के लिए सिर्फ उनको 2 घंटे क्यों दिए? पारदर्शिता सिर्फ होना ही नहीं, दिखनी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कारण बाद में बताए जाएंगे। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पद पर प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान करता है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 2 नए निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा कि कानून लागू करने से पहले निर्वाचन आयुक्तों के पद पर नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जा रही है और इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, टीएन शेषन मामलों से लेकर उसके बाद भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की गई और फिर इस अदालत ने नियुक्तियों को बरकरार रखा। पीठ ने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कानून पर रोक लगाने से केवल अराजकता पैदा होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी रोक के खिलाफ तर्क दिया। उनमें से कोई भी चुनाव आयुक्तों के बारे में एक भी बात नहीं कह सका। वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने आवेदन दायर किया, हमने प्रक्रिया को तेज कर दिया, लेकिन प्रक्रिया फरवरी में शुरू हो गई। केंद्र से पूछा कि चयन समिति को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने का वक्त क्यों नहीं दिया। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाने की याचिका निरर्थक हो जाए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे वर्तमान चयन पैनल की संरचना अनूप बरनवाल फैसले के अनुरूप नहीं थी, जिसमें सीजेआई को चयन पैनल में जगह देने की बात थी। हालांकि न्यायालय ने बताया कि निर्णय तब दिया गया था जब कोई कानून नहीं था और इसलिए निर्णय ने कानून लागू होने तक एक प्रक्रिया की सिफारिश की थी। इसके बाद कोर्ट ने स्टे से इनकार करते हुए आदेश पारित किया। हालांकि पीठ ने सीईसी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार 20 मार्च को हलफनामा दायर किया था। सरकार ने कहा था कि ये दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जुडिशियल मेंबर जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने अपने पुराने बयानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्हें कंपनी के अपमानजनक वाक्यों वाले विज्ञापन पर खेद है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब नहीं देने पर आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। इतना ही नहीं, अदालत ने बाबा रामदेव को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है और कंपनी के एमडी बालकृष्ण ने हलफनामे में कहा कि नवंबर 2023 के बाद जारी किए गए विज्ञापनों का उद्देश्य केवल सामान्य बयान था, लेकिन उसमें गलती से अपमानजनक वाक्य शामिल हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि इन विज्ञापनों को पतंजलि के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान था। हलफनामे के जरिए आचार्य बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापनों पर खेद जताया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसे विज्ञापन भविष्य में जारी न हो। साथ ही कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि इसका इरादा पूरी तरह से देश के नागरिकों को पतंजलि उत्पादों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कंपनी ने नवंबर 2023 में आश्वासन दिया था कि वह चिकित्सा प्रभावकारिता पर कोई भी निराधार दावा करने या चिकित्सा के किसी भी प्रणाली की निंदा करने से परहेज करेगी। हालांकि पिछले आश्वासन के बावजूद पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों का सिलसिला जारी कर रखा और ऐसे में ये उसकी प्रतिबद्धता का स्पष्ट उल्लंघन था। आईएमए का आरोप है कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर
हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी 9वें समन में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। बता दें आपको कि केजरीवाल ने इस समन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है। कोर्ट ने 2 हफ्ते में ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से राहत की मांग वाली इस याचिका पर 22 अप्रैल को मुख्य याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। ईडी के सम्मन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस बात की गारंटी मांगी थी कि अगर वे पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सम्मन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। The petition is not maintainable. That was our main ground. And according to us, it's not maintainable. It's a desperate attempt for him to file the petition. सर कुछ दलील 2-3 प्लीज। मेन दलील तो ये है जी, उन्होंने जो जजमेंट पे रिलाई किया वो जजमेंट रिलाई नहीं हो सकते क्योंकि वो जो है इंटरिम ऑर्डर्स थे। इंटरिम ऑर्डर्स कांट बी रिलाइड एज प्रेसिडेंट्स। लेकिन सर आपने ये क्लियर कर दिया कि व्यक्तिगत तौर पे बुलाया था पर्सनल कैपेसिटी में। व्यक्तिगत फिलहाल तो व्यक्तिगत तौर पे। सर क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एविडेंस सामने आ रहा है? आपने कहा कि अगर एविडेंस होगा तो अरेस्ट करेंगे ना। एविडेंस क्या है नहीं है उसके बारे में आपने कहा कि गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुला रहे, लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। गिरफ्तारी ऐसा कुछ नहीं कहा हमने, ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। जो कहा कोर्ट में कहा, दैट्स इट। ठीक है, मेरे मुंह में शब्द मत डालो। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा था कि जिन दस्तावेजों मटेरियल के आधार पर आप केजरीवाल को समन कर रहे हैं वह कोर्ट को सबूत बताए। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि हमारे पास पर्याप्त मटेरियल है। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता पर ईडी के दस्तावेज से जुड़ी फाइलें एजेंसी ने हाईकोर्ट को सौंपी। एएसजी ने कहा कि हम केजरीवाल को सीएम नहीं बल्कि उन्हें निजी तौर पर सम्मन जारी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से सवाल किया कि जब आपको पिछले साल से सम्मन भेजा जा रहा था तो आपको अग्रिम जमानत दाखिल करने से किसने रोका था? कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि ईडी का इरादा अगर आपको गिरफ्तार करने का होता तो वो किसी और तरीके से कर सकते थे। एएसजी ने प्रोटेक्शन दिए जाने के लिए दिए गए आदेशों का हवाला देने पर कहा कि अंतरिम राहत के आदेश को नियम नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि केजरीवाल उम्मीदवार नहीं हैं, इन्हें पहली बार तो बुलाया नहीं गया। जब भी इनको सम्मन जारी किया गया, हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास तो सम्मन करने का अधिकार है, उनको हमारे सम्मन पर आकर जांच सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। वो आशंका में है कि हम गिरफ्तार करने को उनको बुला रहे हैं, हमें तो पूछताछ करनी है। ईडी ने केजरीवाल की ओर से अंतरिम राहत की मांग के सपोर्ट में दिए गए कोर्ट के उन पुराने आदेशों का हवाला दिया जिसमें कई लोगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए। उस पर राजू ने कहा कि हमारे पास ऐसे सैकड़ों आदेश हैं जहां अदालत ने ऐसे आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। उन सभी मामलों के अपने अपने विशिष्ट तथ्य थे जिन पर केजरीवाल का मामला फिट नहीं बैठता है। अगली खबर का रुख करते हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि भारत में शरणार्थियों के रूप में विदेशियों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सीमित संसाधनों वाले भारत जैसे विकासशील देश अपने नागरिकों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे विधायी ढांचे के बाहर शरणार्थियों की स्थिति की कोई सामान्यता नहीं हो सकती और न ही न्यायिक आदेश के माध्यम से ये भी कहा है कि ऐसी घोषणा हो सकती है। ऐसे में याचिकाकर्ता नागरिकों के लिए एक नए वर्ग के निर्माण की मांग नहीं कर सकते हैं। इस पर निर्णय विधायिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और संविधान के तहत मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध माना गया है।
केंद्र के हलफनामे के मुताबिक अवैध प्रवासी होने के कारण रोहिंग्या संविधान के भाग 3 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भाग 3 केवल देश के नागरिकों की रक्षा करता है, जबकि एक विदेशी को केवल अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वह भारत में निवास या बसने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। संविधान में यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एक विदेशी नागरिक को सिर्फ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और वह भारत में निवास या बसने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के पास ही है। रोहिंग्या सुन्नी मुसलमान है जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे और बौद्ध आबादी वाले म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों माइनॉरिटी में है और इनकी आबादी 10 लाख से कुछ ज्यादा बताई जाती है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार सैन्य शासन के बाद थोड़े स्थिर हुए और इस देश में जनगणना के दौरान रोहिंग्या को शामिल नहीं किया गया। वे बांग्लादेश से यहाँ पर जबरन चले आए और उन्हें लौट जाना चाहिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.